हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 1 के नेक्स्ट टॉपिक अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बहुत से कार्य करता है देश की डेवलपमेंट के लिए और बैंक्स के रेगुलेशन के लिए, क्रेडिट के रेगुलेशन के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए, तो उसने बहुत से कार्य किए हैं और कर रहा है। लेकिन तब भी हम आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है उसकी अचीवमेंट्स के बारे में कि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या क्या प्राप्तियां की हैं और क्या क्या उसके फेलियर्स रहे हैं। तो आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसकी अचीवमेंट है वो है इसकी एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी। एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी से अभिप्राय क्या है कि इसकी जो मौद्रिक नीति है वो बहुत ही सक्रिय है और लोचशील है। एक्टिव का मतलब कि जैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है बाज़ार दशाओं को देखते हुए और बाज़ार की आवश्यकताओं को और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए वह वैसी ही पॉलिसी को तैयार करता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जैसे चेंजेस होते हैं उसी तरह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला दी जाती है। जैसे कि यदि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में फ़ंड की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है या आप कह सकते हैं कि क्रेडिट को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उस केस में लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ंड मार्केट में आ जाते हैं और सप्लाई फ़ंड की इंक्रीज़ हो जाती है। और यदि साख की जो है साख को टाइट करना है या उसे कम करना है या उसका जो है उसको कंट्रोल करना है, तो ऐसे में टाइट पॉलिसी को अडॉप्ट करता है और ऐसे में सप्लाई फ़ंड की जो है कम हो जाती है और मार्केट में कम लोन्स क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को जो बैंक रेट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कभी एक्टिव और जो अपनी फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, जिसमें कभी वो लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेता है और कभी वो टाइट मार्केटिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट जो इसका जो एक अचीवमेंट है वो है सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ही पब्लिक डेट्स को सक्सेसफुली मैनेज कर पाया है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है लोन्स की तो गवर्नमेंट को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करने का काम भी करता है और जिससे कि पब्लिक सेक्टर में जो है एक्सपेंशन होता है, उसमें ग्रोथ आती है और गवर्नमेंट है वो लोन लेकर पब्लिक डेवलपमेंट और वेलफेयर के काम कर सकती है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए एडवांसेस देने का भी जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। इसके अलावा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारी इकॉनमी है उसे डेवलप करने के लिए भी उसका मुख्य योगदान रहा है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्टिव रोल प्ले होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए प्लस स्ट्रक्चर को साउंड बनाने के लिए। तो चाहे वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है या एक्सपोर्ट्स के लिए है, तो ऐसे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और समय समय पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट फील्ड्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को भी एस्टैब्लिश किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन फील्ड्स में जो है वो अपना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सुविधाएं दे सके, चाहे वो लोन प्रोवाइड करके है, चाहे वो सेविंग्स की सुविधाएं हैं या किसी और भी तरह से कोई भी सुविधाएं हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से सुविधाएं देती हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो कि समय समय पर किसानों को और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको हेल्प करते हैं, उन्हें सस्ती किस्तों पर रेट्स देकर लोन्स प्रोवाइड करके या उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करके इन एरियाज़ को एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा रहा है।
और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए ICICI, IDBI और IFCI जैसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है, बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। रिजर्व नेक्स्ट जो इसका जो अचीवमेंट है वो स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट्स है। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कोशिश में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी विनिमय है उसमें जो उसका रेट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो विदेशी विनिमय के प्रबंध और नियंत्रण में भारतीय रिज़र्व बैंक का बहुत ही अधिक योगदान रहा है। और चाहे मार्केट में जो रेट है इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा है, हायर है जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था उससे, लेकिन उसके लिए वो समय समय पर अपने कंट्रोलिंग एक्टिविटी करता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए रिज़र्व बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करता रहता है और विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति को प्रभावित करने के लिए रिज़र्व बैंक स्वयं जो है खुद ही जो विदेशी करेंसी को यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता और बेचता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू को जो एक्सटर्नल वैल्यू है इसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया है और कंपैरेटिवली मार्केट में जो रेट है वो कंपैरेटिवली उसकी हायर है। देन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस हैं। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जा सके और इंडस्ट्रीज़ को हेल्प की जा सके। इसके लिए समय समय पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत से इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया है जिसमें IFCI, ICICI, IDBI बहुत ही मुख्य हैं। तो जो SIDBI है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूशन बनाया गया और जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा जो ICICI, IDBI, IFCI जो बैंक्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और उन्हें वो लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में ये बैंक्स जो हैं ना केवल उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सी और फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं जिसमें कि मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं या अंडर राइटिंग फैसिलिटीज़ हैं या गारंटी टू लोन्स एंड जो अगर फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना है उनके लिए। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सके। देन एग्रीकल्चर को भी क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए रिज़र्व बैंक जो है अपना योगदान दे रहा है। रिज़र्व बैंक जो है खुद डायरेक्टली लोन्स नहीं प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल लोन्स, लेकिन उसके लिए उसने बहुत से इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, नाबार्ड है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट को कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी जो है लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी फैसिलिटीज़ निकाली हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इसके लिए एक्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया रिज़र्व बैंक ने 1982 को, जिसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक भी कहता है, जो कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को ध्यान में रखता है और उनके लिए कंसेशनल क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करता है टू अदर। ये जो है कमर्शियल बैंक्स जो कि अपनी लैंडिंग करते हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उन्हें रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इस एक्जिम बैंक को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है RBI। तो ये एक चेन बन जाती है जिसमें RBI एक्जिम को सपोर्ट कर रहा है, एक्जिम बैंक और कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा सकें। देन इसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सी इंफॉर्मेशंस और डाटा को भी प्रोवाइड कर रहा है और इसके लिए वो समय समय पे अपने वीकली, मंथली और एनुअली बुलेटिन्स निकालता रहता है जिसमें कि बहुत से डाटा और इन्फॉर्मेशन जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, उसे दी जाती है, जिसमें कि RBI बुलेटिन है या हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी है
और रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स की रिपोर्ट भी दी जाती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। आरबीआई जो है वो गार्जियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो हेड है अगर बैंकिंग सिस्टम का तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि कमर्शियल बैंक्स के लिए समय समय पर सभी तरह की गाइडलाइंस को बनाता है और उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस को बढ़ा रहा है और उन्हें गार्ड भी कर रहा है, एज गार्जियन भी उनसे गार्ड कर रहा है, ताकि बैंकिंग सिस्टम को और बैंकिंग प्रैक्टिसेस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को प्रमोट किया जा सके, अच्छी रूल्स को प्रमोट किया जा सके और उसे साउंड बनाया जा सके। 1962 में आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया, जो कि कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस एंड गारंटी देने की फैसिलिटी देती है। और इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं वो कमर्शियल बैंक्स को या तो ऐसे में आरबीआई जो है बैंक्स को हेल्प भी करता है, तो उनको उसका लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक्स है, तो लेंडर ऑफ द बैंक्स भी कहा जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, लास्ट रिजॉर्ट टू द बैंक्स भी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी के केस में बैंक्स को लोन्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन्स की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कमर्शियल बैंक्स का फादर है, उनको ध्यान में रखता है, जैसे कोई एक पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने बैंक्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एज गार्जियन वर्क करता है। इसके अलावा बहुत सी और अचीवमेंट्स भी रही हैं, जिसमें ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है। ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ मोबाइल्स के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू की जाती हैं, चाहे वो सेल परचेज़ करना है या फिर ऑनलाइन से परचेजिंग या ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, तो आप इन फैसिलिटीज़ को भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और 2014 से पेमेंट बैंक्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे कि पेमेंट्स करना या किसी और तरह से जो भी फैसिलिटी देते हैं पेमेंट बैंक, उन्हें आराम से आप नेटवर्क की सहायता से अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। और बैंकिंग के जो कस्टमर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी ग्रीवेंसेस को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग ombudsman ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि कस्टमर ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल का काम करता है, यानी कि उनकी समस्याओं को सुलझता है और उनका समाधान भी करता है। Now I explain what are the failures of Reserve Bank of India. यदि हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फेलियर्स की, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अभी भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया है। उसमें सबसे पहला है कि इंस्टेबिलिटी इन द इंटरनल वैल्यू ऑफ द रुपी, यानी कि रुपी की जो इंटरनल वैल्यू है वो अभी भी इनस्टेबल है, यानी उसमें अभी भी पूरी तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाया है और रुपी की जो इंटरनल वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि मनी का जो सर्कुलेशन है वो समय समय पर बढ़ रहा है और प्राइसेस भी है, जिसके कारण से नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से अभी भी जो वैल्यू ऑफ रुपी है जो वो कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है समय समय पर ऐसी पॉलिसीज़ निकाल रहा है जिससे कि इंटरनल वैल्यू को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो कुछ एक और कारण है जिसके कारण से अभी से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया और इकोनॉमी में जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाई है। वो कारण है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या बैंक रेट्स हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स कर देता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जिसमें कि साहूकार महाजन वगैरह आ जाते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है और अपना काम कर रहे हैं और कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज सेक्टर से अधिक जो है रेट पर वो अपना लोन्स दे रहे हैं, जिससे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाई है।
देन थर्ड जो है वो है कि जो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी है उसको भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है। जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसमें हमारी जो मुद्रा का जो रेट है वो गिरता ही जा रहा है कंपेयर टू द अदर जो फॉरेन एक्सचेंज है। तो हमारी जो मुद्रा का जो कॉन्स्टेंटली डेप्रिसिएशन हो रहा है अगेंस्ट द मेजर करेंसीज, तो जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रही है और ग्लोबल मार्केट में उसकी जो साख है वो कम होती जा रही है, पोजीशन जो है कम होती जा रही है। देन थर्ड जो है इसका जो फेलियर है वो है अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट। तो बिल मार्केट पर भी पूरी तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से उसे डेवलप नहीं कर पाया है, चाहे समय समय पर बहुत से ऐसे प्लान्स लेकर आया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिससे कि बिल मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और सबसे पहले उसने 1952 में बिल से रिलेटेड जो है स्कीम्स लेकर आया था, पर अब तक इंडिपेंडेंस से अब तक के समय जितना भी बीत चुका है पूरी तरह से ये मार्केट अभी डेवलप नहीं हो पाई है और इंडियन जो बिल मार्केट है वो भी अभी भी अंडर डेवलप्ड है। देन एक और जो इसका ड्रॉबैक है कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता है एग्रीकल्चर सोसाइटी में, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एग्रीकल्चर जो है रूरल मनी लैंडर्स जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंडिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो कि कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लैंडिंग करते हैं। तो अभी भी पूरी तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गाँव में या आप कह सकते हैं रूरल एरियाज़ में अपना कंट्रोल नहीं बना पाया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो क्रेडिट एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरह से अभी भी उतने लेवल तक प्रोवाइड नहीं कर पाया है। और एक और जो इसका ड्रॉबैक रहा है कि चाहे बैंक के स्कैम होते हैं उन्हें भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है, चाहे वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात हो, चाहे वो घोटालों की या स्कैम्स की बात हो, तो समस्या अभी भी बहुत गंभीर है। तो जैसे अभी पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ जो कि नीरव मोदी ने किया, तो ऐसे स्कैम्स अक्सर होते जा रहे हैं जिससे कि हमारी व्यवस्था है, इकोनॉमिकल पोजीशन है वो हिल जाती है और पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है और जिससे कि बैंकों को हानि का सामना भी करना पड़ रहा है। और क्योंकि सेविंग्स तो पब्लिक की होती है उसके अंदर, तो वो भी नुकसान में आ जाती है। तो ये जो हैं इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण से अभी भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से देश में उन्नति लाने में, डेवलपमेंट लाने में, ग्रोथ करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पर इन कमियों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रोल करके इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके।